सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष महोदय, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष साथीगण, सभी हमारे उपस्थित सम्मानित महिला नेत्रीगण, सबसे पहले नया साल शुरू हो गया है तो नव वर्ष की फिर से सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए वर्ष के तीसरे दिन ही हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं और ये जगह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की पहचान अपने प्रदेश में, अपने देश में तो है ही, दुनिया में भी मुजफ्फरपुर की एक पहचान है। और उससे हम पूरा का पूरा लिंक कर अपनी पार्टी की जो नीति है, विचारधारा है, रणनीति है, उस पर चर्चा कर। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाइए, मुजफ्फरपुर का नाम लीजिएगा तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी मुजफ्फरपुर की चर्चा होती रही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान मुजफ्फरपुर का रहा, अब सब जानते हैं। लेकिन आज मुजफ्फरपुर की पहचान किससे है? तो शाही लीची से है ना। इस साधारण पहचान नहीं है। पूरे दुनिया में लीची का जो सबसे अच्छा वैरायटी है वो हमारे मुजफ्फरपुर के किसान उपजाते हैं और नाम है शाही लीची। देखिए मैंने चर्चा क्यों शुरू की? अपने दुनिया में भी, देश में भी, प्रदेश में भी सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आ है कि कैसे लोगों की आमदनी बढ़े, कैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़े। और ये संभव तभी है जब हम लोग संपत्ति का सृजन करते हैं। और संपत्ति का सृजन कहां से होता है? संपत्ति का सृजन हमारे किसान करते हैं, हमारे बागवान करते हैं, हमारे पशुपालक करते हैं, ये सब लोग करते हैं। तो लीची देखिए अपने आप में, आप लीची पर अगर सिर्फ अगर सोचिएगा तो मुजफ्फरपुर में देखिए लीची का उत्पादन कैसे बढ़े, इसकी अच्छी वैरायटी और कौन सी हो सकती है, इसमें बीमारियां कौन सी न लगे। इसके लिए जब हम लोग नीतीश बाबू के साथ कृषि मंत्रालय में थे तो मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र खोला। जरा समझिए इस बात को, लीची का अनुसंधान, लेकिन उसका है कहां? सिर्फ और सिर्फ, जरा इस बात को मैं कह रहा हूं, उत्पादन पर। देखिए हमने चर्चा क्या किया कि लोगों की आमदनी बढ़ानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत्ति बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं उत्पादन के बाद। जब फसल को आप तोड़ते हैं उसके बाद से ही उसमें जब हम लोग मूल्य संवर्धन, जिसको हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, जब करते हैं तो आमदनी बढ़ती है। अब लीची, कोई लीची पेड़ में लीची है, कोई लीची बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत लाल है, किसी को और रंग है। मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए।
जब आप तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उनको जब अलग अलग करते हैं तो इसको भी हम लोग अंग्रेजी में फूड प्रोसेसिंग और हिंदी में खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। आपने सब फल को तोड़ा, उनके साइज को देखते हुए, उनके रंग को देखते हुए जब आपने अलग किया तो मूल्य संवर्धन कैसे होगा? जो सबसे बड़ा फल है, जिसका रंग सबसे अच्छा है, बाबू तुम इस पर खड़े हो जाओ तो लोग देखेंगे कि मैं आगे आ जाता। जब उसका अलग करेंगे, जिसका साइज बड़ा है ज्यादा मूल्य मिलेगा, जिसका कलर बहुत अच्छा है उसका ज्यादा मूल्य मिलेगा। तो ये हम लोगों को क्या प्रयास करना है कि लोगों को जो रोजगार मिले, वो रोजगार कहां से मिलेगा? उत्पादन के बाद ही शुरू। और बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है तो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में। अभी आपने देखा लीची को सिर्फ हमने क्या किया? सेपरेट किया, लीची को ग्रेडिंग किया, इतना बढ़िया आपका आमदनी बढ़ती है। लेकिन आप जरा देखिए, जब जाइएगा दुनिया के मार्केट में तो लीची का पल्प मिलेगा, वो ज्यादा महंगा मिलेगा। लीची का जूस मिलेगा, वो ज्यादा महंगा मिलेगा। लीची के जो आपके ऊपर जो उसके छिलके हैं, उसके प्रोसेसिंग करके भी अच्छे अच्छे सामान बनते हैं, उसमें भी मिलेगा। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। तो ये जब बिहार में होगा तब ना बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तब ना मुजफ्फरपुर के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। मैं बता रहा हूं, नीतीश बाबू कृषि मंत्री थे 1999 की बात मैं बता रहा हूं। शरद पवार जी का नाम आप सब लोग जानते हैं। ये बड़ा बड़ा जो अनार आता है, इसको गणेश अनार जो कहते हैं ना, ये बारामती में उत्पन्न होता है, वहीं के क्षेत्र में उत्पादन होता है। नीतीश बाबू के साथ हम भी गए हुए थे शरद पवार के क्षेत्र में। आप ये सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़िएगा कि वहां अनार की खेती तो हो ही रही थी, अनार की मार्केटिंग तो हो ही रही थी, और हमने देखा बारामती से ही वो लोग मुजफ्फरपुर के लीची का भी निर्यात कर रहे हैं। जरा सोचिए साहब, लीची की पैदावार हुई कहां? मुजफ्फरपुर में। निर्यात कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र के बारामती से। आपको तो 30 रुपए 40 रुपए किलो भाव मिले और उनको मिलेगा 300 से 400 से 500 रुपए। मुख्यमंत्री जी जब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे तो हमने उनसे कहा कि शरद पवार भी साथ में थे, तो हमने कान में भी कहा कि बताइए साहब, ये मुजफ्फरपुर की लीची है, इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए मुजफ्फरपुर से, बिहार से, और हमारा लीची को पैकेजिंग करके भेज रहे हैं बारामती से। ये समझ रहे हैं? पैसा कहां है? रोजगार कहां है? पैसा और रोजगार कृषि बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन के बाद। आज आप देखते हैं शुरू में बाजार में देखते हैं फरवरी मार्च के महीने में आम का पैकेट आता है, बड़ा सुंदर पैकेट आएगा। एक पैकेट में आम कितने होंगे? 1 दर्जन बस। कीमत कितना होगा? 2400 रुपये। एक आम की कीमत 200 रुपये। 200 रुपया में जब आम का सीजन होता है तो बिहार में कितना किलो आम मिलेगा? 5 से 10 किलो आम मिलेगा। और एक आम 200 रुपये का है। कहेगा कि साहब ये अल्फांसो है और बिक कह रहा है, उसकी पैकेजिंग है। तो कहां पर रोजगार मिल रहा है? कहां आमदनी हो रही है? वो हो रही है पैकेजिंग से। तो हमारी लीची की भी ऐसी पैकेजिंग हम लोग यहां करने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि जो दुनिया के किसी देश की
वो लीची सुरक्षित पहुंचेगा और हमारे लोगों को रोजगार। तो हमने चर्चा क्यों लीची से किया? ये साधारण नहीं है। बगल में आप देखिए, हमारे हाजीपुर से हम आए, हाजीपुर का केला, रास्ते में आप देखिएगा केला का अनुसंधान का केंद्र भी देखिए, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र, आपका बगल में केला का अनुसंधान केंद्र। केला में कितनी संभावना है साहब? केला में कितनी संभावना है? केला से कितना चीज बनता है आज की तारीख में। और उसका पूरा का पूरा जिसको हम लोग कहते हैं वो फुम्बा, जो छाल, आज आप जाइएगा तो बड़े बड़े लोग के जो कपड़े हैं ना, जो हम कुर्ता पहने हुए हैं ना, वो जो केला का जो फुम्बा है, इससे जो फैब्रिक बनता है, उसके लोग शर्ट, कुर्ता, गंजी पहनते हैं। आप समझिए कि अपने बिहार में केला का कितना बड़ा क्षेत्र है, पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार में। आप हाजीपुर से लेकर नवगछिया तक चले जाइए, सब जगह केला ही केला है। बिहार में कहेगा सर उद्योग, तो उद्योग कैसे से आएगा ना? केला का देखिए, बाहर जाइएगा केला का चिप्स मिलता है, एक भी ऐसा चीज नहीं है जो बर्बाद हो। एक बार हमने देखा था, एक देश के बहुत बड़ी उद्योगपति आई थी, परिमल ग्रुप की। जब हाजीपुर में केला को वो देख रही, तो मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव की कि नीतीश बाबू, गंगा के किनारे इतना सुंदर केला का बागान हमने देखा, अगर हमारे महाराष्ट्र में होता तो मत कहिए, महाराष्ट्र में उतना पानी नहीं है। तो उन्होंने सलाह दिया था कि बिहार में आप लोगों को गंगा के नाम पर केला की मार्केटिंग करनी चाहिए, पैकेजिंग कर करके, तो दुनिया में आपका केला बिके। कितना रोजगार मिलेगा, चाहे वो लीची हो, चाहे आपका केला हो। ये पूरा का पूरा इलाका, यहां से लेकर के पूरा मोतिहारी तक आम का पूरा इलाका। अब आम में देखिए, आम का हमने बताया ना कि जब अल्फांसो आम आता है तो बिकता है 24 रुपये का 12। और जब हम लोग का आम आता है तो हम लोग की भाषा में ढहुए ढकनी बिक जाता है। आपको लगता है कैसे हम आम बेचते हैं? और आम का सबसे ज्यादा जो फ्रूट वाला है, उसका कितना प्रचार आता है, बच्चा लोग कितना उससे प्रभावित होता है। और जब हमने पूछा उन लोगों से जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं कि भाई आप लोग आम कहां से लाते हैं, तो जो कहा साहब, मैं आपके सामने कह रहा हूं, आपको मैं सोचने के लिए बाध्य करना। वो कहा कि सर हम लोग बिहार से लाते। हम कैसे खरीदो? कहा कि सबसे सस्ता आम हमको मिलता है, कच्चा पका के हम चिंता नहीं करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसमें इतना मीठा बनाते हैं कि वो हमारा पूरा का पूरा जो है, जो हमारा मैंगो का जूस है, खूब बढ़िया से पूरे देश और दुनिया में बेचे। जिस आम को आप समझते हैं किसी लायक नहीं है, बड़ा खट्टा है, बताओ, वो सब वो लोग प्रोसेस कर करके पूरा का पूरा जो हमारा मैंगो जूस का वो करते हैं। और क्या होता है, बच्चों की आदत मीठा ज्यादा खाना पीना पसंद करते हैं। तो आप जरा देखिए, चाहे वो लीची हो, केला हो, आम हो, भाई कितना बड़ा मार्केट है। और सबसे बड़ा अगर आप देखिए, हमारा उत्तर बिहार में मखाना की खेती पूरा आप देखिए, हमारा जो कोसी का पूरा इलाका है, मिथिला का पूरा इलाका है, पूरा सीमांचल का इलाका है, सब में मखाने का खेती कितनी, किस प्रकार से मखाने का उत्पादन करते हैं। और एकमात्र अगर आप देखिएगा कि भारत सरकार के बजट में किसी एक चीज की चर्चा होती है तो मखाना की चर्चा होती है। मखाना का उत्पादन, सबसे अच्छे क्वालिटी का मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार के हमारे कुछ जिलों में होता है। और मखाना का भी आप देखिए, अनुसंधान का केंद्र हमारे दरभंगा में है,
जब हम लोग नीतीश बाबू के साथ हम लोग कृषि मंत्रालय में था, वो भी बोला था। और मखाना कैसा है जो आप सब जानते हैं। आज मखाना के बारे में अगर पढ़िएगा तो देखिएगा भारतवर्ष का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां लोग फास्ट करते हैं, जहां लोग व्रत रखते हैं, वो मखाना का सेवन करते हैं। अब मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? वो सबसे ज्यादा बिहार में। कितनी संभावनाएं हैं उसमें हमारे लोगों को रोजगार मिलने की, जब हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं। तो ये तो हमने आपको कुछ सिर्फ फलों की चर्चा की, मखाना की चर्चा की और सब्जी के बारे में। साहब एक बार मुख्यमंत्री जी यही प्रवास किए हुए थे वैशाली में, हम लोग गए थे हाजीपुर के गांव में देखने। पूरे देश में साहब जो फूल गोभी है, अगेती फूल गोभी का बीज लोग कहां से ले जाता है? वो ले जाता है हाजीपुर। हम लोग गए थे, बाहर के किसान आए हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए ये तो बाहर से पंजाब से लोग आए हुए, तो भाई अपने यहाँ इतनी अच्छी संभावनाएं हैं इन सब से रोजगार सृजित करने की, इस पर फोकस करने की। इससे आमदनी हमारे किसानों की भी बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे ट्रांसपोर्ट के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हमारी जो ताकत है, सबसे बड़ी बिहार की ताकत क्या है कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश गार्डन में आइए अफसर था, बगल उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ज्यादातर जिले में जो जमीन मिलेगी वो ऊसर, पूरा का पूरा बुंदेलखंड में बंजर, लखनऊ के आसपास तो खास ऊसर है। लेकिन बिहार, यहां अगर देखिएगा हमारी जितनी जमीन है, चाहे दियारा की जमीन भी हो, तो कितनी अच्छी उसमें जो सब्जी की पैदावार होती है, कितना बढ़िया तरबूज खरबूज हमारा सब होता है। तो हमारी जहां जहां जमीन है बिहार में, सब सिर्फ न उपजाऊ है, बल्कि उसमें इतनी ताकत है कि दुनिया के किसी फसल को पैदा किया जा सकता है और उससे जितने भी हमारे लिंक हैं, जितने भी तरह का हमारा मूल्य संवर्धन कर करके सामग्री बना सकते हैं और हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं? तो बताइए। आप देखते होंगे बाहर जाइए, होटल में रुकिएगा, सवेरे क्या नाश्ता बोलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा कॉर्नफ्लेक्स और दूध होता है ना। तो लोग समझे भाई कॉर्नफ्लेक्स क्या चीज है भाई, ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है? अरे हमारा जो मक्का है ना, उसी का चूड़ा है, उसी का दर्रा है। सबसे बढ़िया मक्का की फसल कहाँ होती है? सबसे अच्छी मक्के की वैरायटी कहाँ है? वो हमारे उत्तर बिहार में है। जो नॉर्मल मक्का होता है उसमें जो प्रोटीन होता है 2 से 3% होता है, गेहूं में 12 से 13% होता है। लेकिन हमारा जो बिहार का मक्का है उसमें 6 से लेकर करके 9% तक प्रोटीन। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स हमारा बनेगा, आप देखते हैं ना, बड़ा सुंदर डिब्बा, मुर्गा का फोटो लगा रहता है, केलॉग ब्रांड का है। करना क्या है? पैकेजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपने लोगों को उसमें प्रशिक्षित कर करके आगे बढ़ाना है। रोजगार की कितनी संभावना है, तो मक्का करना है। पूरे देश में चले जाइए, बिना चूड़ा का काम चलता है। बैद्यनाथ धाम जाइए, बिना चूड़ा का प्रसाद का काम चलता है। जितना जगह जाइए सब जगह चूड़ा। और हमारे बिहार में एक से एक उन्नत किस्म की हमारे धान की किस्में हैं, जिससे खूब बढ़िया हमारा चूड़ा हो सकता है, खूब अच्छा लोग चावल इसका कर सकते हैं। तो मैंने चर्चा इसलिए किया कि भाई हम लोग सब बिहार के लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ रोजगार कहाँ मिलेगा, हम लोग कैसे और भी प्रदेश के बराबर आ सकते हैं। तो हम लोग के पास जो प्रकृति ने दिया है
इतना था है, इतना सीमित है कि अगर हम लोग उसको समझ कर करके उनका मूल्य समर्थन कर करके काम करेंगे तो बिहार के लोगों की आमदनी बढ़नी तय। अब तक होता क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। उद्योग का मतलब क्या समझते हैं लोग? उद्योग का मतलब समझता है कि बड़ा बड़ा कल कारखाना, समझता है ना? आप जरा सोचिए, इस पर मैं आ रहा हूं। बिहार में खास करके हमारा जो उत्तर बिहार का पूरा इलाका है, चंपारण का, हमारे बैठे हुए लक्ष्य, आप जान लीजिए इस बात को, ये नोट किए रहिए कहीं भी जाइए तो। भाई अंग्रेज के समय में तो था ही, जब देश आजाद हुआ तो 1960 तक भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जितना चीनी का उत्पादन होता था उसका अकेले 40% बिहार में होता था। 40%। कितना बड़ा समझिए उद्योग था। गन्ना जो हमारे किसान थे उनकी आमदनी देखिए, जो हमारे मजदूर काम करते थे कल कारखाने में, उनको रोजगार मिला हुआ था। आप आज समझिए कि आज गन्ना से न सिर्फ चीनी बल्कि उसके मोलेसेस से इथेनॉल का उत्पादन। तो बताइए, जिसका 40% था और नीतीश बाबू कहते हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं, कहते नहीं तो प्रगति तो समीक्षा कर लीजिए नीतीश बाबू कि 1960 तक पूरे देश की चीनी का जो उत्पादन था वो 40% बिहार में था, और इतना प्रगति हम लोग किए हैं कि अब उत्पादन सिर्फ 2% रह गया। कितना रह गया? 2%। अब प्रगति की समीक्षा क्या चंपारण में करिए? चंपारण में तो ये जो हमारा गन्ना है वो रीढ़ है। अब उत्तर प्रदेश में चले जाए, तो रहा हूं वहां, रामपुर में डीएम था, वहां का किसान एक बार गन्ना लगाता 7 बार काटता। तो गन्ना से आगे कितनी संभावना है? सिर्फ चीनी नहीं बल्कि उससे लेकर के इथेनॉल तक कितने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मिलता था। तो धीरे धीरे अपना क्या हुआ वो भी समान। देखिए आप बिहार में क्या था, रिफाइनरी। भाई एक बिहार था, सिंदरी में भी था, बरौनी में भी था। आप याद करिए एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था ना, ये समझना बहुत जरूरी है, जब देश आजाद हुआ था तो बिहार एक ऐसा प्रांत था, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहीं थे तो बिहार में थे। बिहार, मैं इसको बताना चाह रहा हूं आपको, आपको जानना चाहिए कि अब ऐसे नहीं थे, बल्कि आपको ऐसा बनाया गया है, ऐसा किया गया है कि आज आप उद्योग धंधे के लिए तरसते हैं। जब देश आजाद हुआ तो क्या देख लीजिए, मैंने बताया ही कि चीनी की सारी 40% हमारा था। सीमेंट, एक से एक सीमेंट की फैक्ट्री हमारे में लगी थी, रिफाइनरी हमारे बिहार में थी। अब हुआ क्या, जरा समझिए इस बात, ये समझना चाहिए, सुनिए इस बात। भारतवर्ष में उसमें केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, बिहार में भी कांग्रेस सरकार थी। सबको लगा कि भाई उद्योग धंधा तो ज्यादा बिहार में ही है, ज्यादा उद्योग धंधा बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार झारखंड सब साथ में उस जमाने में था, तो जितने भी तरह के हमारे माइंस थे, मिनरल्स थे, वो सब बिहार में थे। तो होता क्या था, इस बात को सुनिए आप लोग, और ये भाषण देना और बोलना सब जगह। अगर हमारे पास कोयला था तो थर्मल पावर स्टेशन कहां लगना चाहिए था? बोलिए, बिहार में। और लगा कहां?
पंजाब में, वो लगा कहां? गुजरात में, वो लगा कहां? महाराष्ट्र में, वो लगा कहां? कर्नाटक में, वो लगा कहां? तमिलनाडु में, वो लगा कहां? दिल्ली में। अब जरा सोचिए, जो कोयला हमारे पास था, तो जो बिजली उत्पादन करने में जहां कोयला उपलब्ध है वहां खर्चा कम आएगा कि दूर में लगाने में खर्चा ज्यादा आएगा? जो बताइए, दूर में लगाएगा तो खर्चा ज्यादा आएगा। अगर बिहार में लगता खर्चा कम आता, अब बिहार में उसका उद्योग लगता तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता, हमारे लोगों की आमदनी लगती। देश में नेतृत्व उसमें जो प्रधानमंत्री का था और उनके वित्त मंत्री कहां के थे? वो दक्षिण भारत के थे। क्या दिमाग लगाया, देखिए जरा बिहार का कैसे लोग नाश किए, जरा सुनिए। नेता लोग बोलेगा नहीं डर से, लेकिन आप सुनिए, मैं बोलता हूं। क्या नीति बना दिया कि भाई कहीं उद्योग लगे, कहीं बिहार से आपको लाना है उसका खनिज का सामान, तो जितना आपको ढुलाई का खर्चा होगा केंद्र सरकार वो सब्सिडी खुद देगी। क्या आप समझिए? भाई बिहार में ही सारा का सारा जो था आयरन का था। हमारा आयरन का जितना भी होगा सब नहीं था। स्टील की सारी इंडस्ट्री कहां लगनी चाहिए? बिहार में। शुरू में बिहार बंगाल में लगा, लेकिन बाद में जब ये पॉलिसी बना दी गई कि आप कहीं उद्योग लगाएं, जो माल है उसकी ढुलाई पर जो खर्च आएगा केंद्र सरकार अपने खजाने से पैसा देगी। अब देखिए व्यापारियों और उद्योगपतियों ने क्या किया कि बिहार का जितना भी हमारा खनिज था इसको यहां से ढुलाई करके ले गए और उन प्रांतों में उद्योग धंधे लगे जो आज अपने आप को विकसित प्रदेश कह रहे हैं। किसके बदौलत आप विकसित बने? किसके संपदा से आप विकसित बने? तो सब इसमें चुप हो जाएगा। ये लोग सब जो है इनकी आर्थिक तरक्की हुई, इनका आर्थिक विकास हुआ जब हमारे जितने भी हमारे संसाधन थे उसका दोहन कर करके ये लोग जो है संपत्ति बनाए, ताकतवर बनाए। और आज क्या हो गया? जब उनके उद्योग धंधे लग गए तो हमारे बिहार के बच्चे उनके यहां काम करते। तो देखिए भारत सरकार की एक नीति, जितने हमारे यहाँ साथी बैठे हुए सब पढ़ने लिखने समझदार है, हमेशा याद रखिएगा, पहला जो एकदम बिहार के साथ अन्याय हुआ, बिहार का जो पूरा जो हमारा उद्योग का गला काटा गया, वो भारत सरकार की एक नीति थी भाड़ा समानीकरण का, फ्रेट इक्वलाइजेशन का 1952 में आया। अब तब आप देखिए कि बिहार में कोई यहां उद्योग धंधे लगे, तो ऐसे ही ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार का की नीति बनाई गई कि हमारे यहां जो सबसे आगे हम लोग उद्योग में थे, धीरे धीरे हम लोग साथियों एक बात और याद करिए, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं, प्रति व्यक्ति आय जरा तुलना करिए। जब देश आजाद हुआ था ना, तो पहला बार जब 51 में जब गणना किया गया तो पूरे भारतवर्ष, या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिमाग में नोट करिएगा हमारे तरफ, प्रति व्यक्ति आय था 265 रुपये उस समय। कितना था? 265 प्रति व्यक्ति औसत। बिहार का उस समय था 204। अगर आप जोड़िएगा तो करीब करीब 75% के आसपास। हम आपके सामने एक बात को रख रहे हैं, कहीं भी कोई भी पार्टी का लोग बात करे तो आप चर्चा में कस के बोलिए। जो राष्ट्रीय औसत आय थी तो हमारा करीब 72% था। आज राष्ट्रीय औसत आय कितना है? 1,82,000। 1,82,000 का 75% कितना होगा? 3/4 मैंने समझिए कितना होगा? करीब करीब 1,60,000 के आसपास।
1,55,60,000 के बीच में होगा। लेकिन है क्या, ये जरा हम लोग को पीड़ा का विषय। आज जब भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 है, तो बिहार में सिर्फ 54,000 है। जो अगर भागा देके प्रतिशत निकालिएगा तो सिर्फ 29% है। नीतीश बाबू प्रगति यात्रा कर रहे हैं, हम लोग सब स्वागत करते हैं, लेकिन क्या प्रगति करिएगा नीतीश बाबू, इसका हिसाब तो आप ही को देना पड़ेगा। 20 साल से आप सरकार में, भाई जब देश आजाद हुआ था तो हमारा और राष्ट्रीय औसत में 72% पर हम थे, और हम नीचे आकर के आ गए हैं 29%। इसको क्या कहेंगे जी, ये कौन सी प्रगति है बताइए? आगे बढ़े हैं कि पीछे गए? कितना पीछे गए? 75 से 29 पर। आप जरा सोच लीजिए, हम जिस स्पीड से चल रहे थे, देश आजाद हुआ तो उसमें उसी स्पीड को अगर हम नहीं भी बढ़ाते, उसको हम बरकरार रखते, तो हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम से कम 1,60,000। और आज हम लोग 54,000 पर हैं, और आप निकाल रहे हैं प्रगति यात्रा। अब कह रहे हैं हम लोग विकसित बिहार बनाएंगे। क्या बनाइए? क्या रोड मैप है? यह समझना बहुत जरूरी है। तो हमने तो पहले कृषि के बारे में आपको बात किया, आप समझ गए होंगे कि कितनी संभावना बिहार में है। अब जरा आप आइए कि आगे का क्या है। और हम लोग उद्योग में भी पीछे नहीं, मैंने गन्ना का उदाहरण आपको दे दिया, सीमेंट का उदाहरण दे दिया, और आगे आने वाला जो समय है उसका भी जान लीजिए। मैंने जो अभी 29 तारीख को हम लोग का पहला सम्मेलन हुआ था, हमने बताया था कि आगे जो है हम लोगों को पेट्रोल की, डीजल को, गैस की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जितना हमारा हाइड्रोकार्बन का हमारा जो सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इससे जो प्रदूषण होता है, इससे जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है, जब बचिएगा तब ना कुछ होगा। जब सांस लेने लायक नहीं रहिएगा, जब सब चीज प्रदूषित हो जाएगा तो बचिएगा। तो पूरे दुनिया में तय किया गया कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल दुनिया हो जाए। मतलब जितना भी हमारा हाइड्रोकार्बन का जो हमारा एक सोर्स है एनर्जी का, वो समाप्त हो जाए। तो संभावना कहां है? आगे चल करके संभावना है हाइड्रोजन। सबसे बड़ा हमारा ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो होगा हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होगा? हम लोग सब केमिस्ट्री में पढ़े, गांव स्कूल में सब छात्र, कि भाई जल H2O पढ़े, सब पढ़ाते हैं टीचर में। जो हमारा जल है H2O है, उसमें से H2 को सेपरेट कर देना, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके लिए क्या हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर्याप्त जल है, और हमारे यहाँ का जो जल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। और उसमें ऊर्जा कहां से चाहिए? देखिए अभी तो कहते हैं 24 घंटा हम बिजली दे रहे हैं, और हम लोग जब से मीटिंग शुरू कर रहे हैं जनरेटर पर चल रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये हाल मुजफ्फरपुर का, बगल में कांटी है, ये हाल मुजफ्फरपुर का। तो हम जो बता रहे हैं समझिए जरा। तो उसमें जो हमारा जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो इस बिजली से काम नहीं चलेगा, हमको सौर ऊर्जा। और अपने बिहार में जो सूर्य भगवान है, ये जाड़ा का कुछ दिन छोड़ दीजिए, बाकी तो अपनी ताप को देते रहते हैं। अच्छा ऊर्जा का स्रोत है पूरा का पूरा हमारा जो सोलर एनर्जी। तो हम लोग कहां से लेंगे बिजली? सौर ऊर्जा से। और हमारा जो पानी है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करेंगे, और हमारा पूरा का पूरा हमको क्या होगा? हमको
संभावना क्या है? जिन लोगों के घरों में छत है उस पर सोलर प्लेट लग जाएंगे, जहां जहां हम लोग के तालाब है वहां लग जाएंगे, जो हमारी छोटी जमीन है जिस पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें लग जाएंगे। तो हमारे किसानों को न सिर्फ फल उगाने से पैसा मिलेगा, सब्जी उगाने से पैसा मिलेगा, अन्न उगाने से पैसा मिलेगा, ये हाइड्रोजन पैदा करके भी कमाई करेंगे। और इसके लिए हमको किसी देश पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। तो भविष्य किसका है? भविष्य बिहार का है। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? पानी हमारा है, हमारा पानी की गुणवत्ता अच्छी। एक बार हम बता दें, सेंट्रल वाटर कमीशन की बहुत अच्छी टीम आई थी, मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन था, मैं भी साथ में था। जानते हो लोग कहा था आपको भी अच्छा लगेगा, हमको तो अच्छा लगा ही था, कुछ हुआ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो उत्तर बिहार का पूरा पानी है साहब, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और कहा आने वाले समय में, उस समय वो बोल रहे थे कि हम लोग तेल जो है बाहर से लाते हैं, हम लोग बिहार से पानी पूरे भारतवर्ष को पिलाएंगे। अच्छी बात काम करने की जरूरत है, इतने हमारे पास वो ताकत है। तो हमने क्या बताया आपको? देखिए ऊर्जा, हम लोग ऊर्जा का पूरा उत्पादन कर पाएंगे, हमारे लोग कितनी आमदनी होगी। आप समझिए कि जब हाइड्रोजन बनेगा तो कितनी बड़ी संभावनाएं बन जाए, कितने हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने साथियों आपको क्या बताया कि जो हमारे पास प्रकृति ने साधन दी। अब आप आइए कि और साहब उद्योग का क्या होगा? तो हम तो साल भर थे ना स्टील मिनिस्टर, उस समय हमने देखा मेरे पास नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूनिट थी, उसका काम है जमीन के अंदर के खजाना को देखना, माइंस मिनरल्स को। बिहार अकेला प्रदेश है, सुन लीजिए आपका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लोग नेता लोग मनोबल तोड़ देते हैं कि झारखंड बट गया तो हमारे पास कुछ बचवे नहीं किया, जबकि आज बिहार में बहुत ही प्रेशर जो हम कहते हैं मेटल्स हैं। आप बताइए, सबसे आजकल के कोलार में पड़ते थे सोना का खदान था, वो बंद हो चुका, खत्म। अभी कहीं अपने देश में सोना का उत्पादन नहीं हो रहा। जितना सोना आप लोग देख रहे हैं, या तो आपके गांव घर में पहले से जो है, ये सोना विदेश से आया। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार है जहां एक नहीं दो जगह सोना का अकूत भंडार मिला हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था कि लगता है बिजली वाले हम लोग का सुन लिए। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया था कि भाई बिहार में माइंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ बालू, इसी में सब मगन है, इसी के धंधा में सब लिप्त है। जबकि यहां सोना का अकूत भंडार है, उस पर किसी की नजर ही नहीं है। मैंने बताया, आप जरा जाइए, आज आप पढ़ते हैं सब केमिस्ट्री की, मैं चर्चा करूं जो हमने कहा था मेटल, जो रेयर अर्थ है 17 ग्रुप का मेटल, 17। इतना स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हैं, डिफेंस में आप देखते हैं एक से एक सब जहाज है, आईटी का है, इसमें क्या चीज खपत होती है? वो है रेयर अर्थ का। वो सारे कहां है? तो सबसे ज्यादा खजाना उसका इसी बिहार में। अभी दुनिया का 80% जो रेयर अर्थ का डिमांड पूरा कम करता है चीन, क्योंकि बाकी लोग सोए हुए। अब जो बिहार में, अभी मैं बता दूं कि रेयर अर्थ कुछ मिला तेलंगाना में, तो तेलंगाना में लोग लड्डू बांट रहा है, अरे हमारे यहां तो मिल गया। अब बिहार में खजाना ही पड़ा हुआ है, किसी को होश ही नहीं। इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री को समझाया था, लेकिन भाई यहां तो सिर्फ बालू पर ही ध्यान है लोगों का।
बाकी जगह ध्यान ही नहीं जाता है। तो जो मैं बता रहा हूं, चाहे सोना हो, रेयर अर्थ हो, टंगस्टन हो, सब बिहार में। इसके अलावा भी ढेर सारा जितने भी तरह कि आपको आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी उद्योगों की, सबका खनिज पदार्थ बिहार में उपलब्ध है। तो आप लोग समझिए कैसा हमारा फ्यूचर है। अच्छा फ्यूचर है, लेकिन बिहार को क्या कहते हैं, कुछ बचा ही नहीं। बिहार में वो चीजें हैं जो बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष को विकसित बनाने में योगदान। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जितने साथी आज हैं अपना मनोबल को बढ़ाकर आपको नेतृत्व में चाहिए। देखिए एक बात समझिए जरा, एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं। बिहार की राजनीति आप तुम समझते हैं 60 से 90, समझे, बल्कि थोड़ा और कर लीजिएगा, 62 से 90 कर लीजिए। माने मुश्किल से 28 साल में 25 सीएम हुए। कितने हुए? 25 मुख्यमंत्री। पूरा हिलडोल कुछ नहीं। दोनों से देखिए बिहार में पूरा राजनीतिक रूप से अस्थायी था, हम लोग खामियाजा भुगत लेंगे। और 90 से लेकर के 2025 तक कितने मुख्यमंत्री हुए? सिर्फ 4 ही ना हुए। 2 एक पार्टी के, एक पार्टी के अभी भी है और एक पार्टी के 9 महीना के हुए, इतने ना हुए। तो भाई उधर आपने देखा ना कि भाई कितने मुख्यमंत्री बदल गए 28 साल में। तो उधर भी आप भुगत गए और इधर चूंकि जब आप कुर्सी पर ही चिपके हुए हैं और निश्चिंत हो गए। ये बात दुर्भाग्य है कि बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखिएगा तो पूरी तरह से स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो अलग बात है कि इधर उधर इधर उधर वो चलते रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही रहते हैं ना। इसके बावजूद बिहार कहां है जी? तो विकास के सबसे अंतिम लाइन में खड़ा है। मैंने बता दिया कि कितनी संभावनाएं हैं बिहार में, कितने संसाधन है बिहार में। ये बिहार सोचिए, जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था, नालंदा विश्वविद्यालय होता था, आर्य भट्ट से कौन नहीं आता। बड़े शान से हम लोग क्या बोलते हैं कि बिहार ज्ञान का केंद्र है, कहते हैं हम लोग। आज क्या हालत है जी? स्कूल में क्या हालत है? 8वां क्लास के बच्चा बच्ची को 4था क्लास का किताब पढ़ने नहीं आता। ज्ञानी प्रदेश का यह हालत बना रखा है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी विदेशों से आते थे, आज हमारा बच्चा यहां जिस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता। दिन भर शिक्षकों को सिर्फ यही कहा जाता है कि तुमको इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे अपना फोटो दिखाना है, इतने बजे दस्तखत करना है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बताइए कि जो ज्ञान का केंद्र था, सबसे अच्छे अच्छे संस्थाएं थी, और ये देख लीजिए हम लोग कहां है? हम लोग वैशाली के इलाके में है। भाई वैशाली कौन सी जगह है? भाई गणतंत्र की जन्मभूमि है। सबसे पहले अगर लोकतंत्र कहीं था तो कहां था? वैशाली में। और वैशाली कहां है? बिहार। तो ऐसा नहीं है, हमारा इतना शानदार इतिहास रहा, ज्ञान का केंद्र रहा, सत्ता का केंद्र रहा। कितने वर्षों तक आप राजगृह से कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र से आपने दुनिया के बड़े भूभाग में शासन किया, और आज क्या कहता है कि बिहार क्या हो गया है? मजदूरों की मंडी हो गई है। हमारे बच्चों को हाथ देख लीजिए, एक परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें प्रश्न
हम तो नीतीश बाबू के साथ थे 2005 से 2010 में। आप सब जानते हैं कहीं कोई क्वेश्चन पेपर लीक होता था, किसी की हिम्मत थी कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक करते? किसी की हिम्मत थी कि नौकरी को बेच दे? और आज क्या हाल है? विद्यार्थी आपके धरना पर बैठा हुआ, परीक्षा आपको लेना है, क्वेश्चन पेपर आप सेट करते हो, सेंटर आपका है, इन्विजिलेटर आपका है, अब फिर भी क्वेश्चन आउट होता था। बच्चों को कौन समझाएगा? आप ही का काम है ना। हम ये नहीं कहते कि भाई हर एक चीज का राजनीतिकरण होना चाहिए, नहीं, लेकिन कम से कम बच्चों के मन में ये भाव कब आएगा कि भाई लोकतंत्र की खासियत क्या है कि अगर हमें क्षमता है, हमें मेधा है, तो किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ओपन कंपटीशन है। और अगर यहाँ सब कुछ मैनेज हो गया, कॉपी बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया, तो बचेगा क्या? तो ये सोचने का है, और ये सोचने का काम किसको करना है? ये सोचने का काम करना होता है नेतृत्व का। और बिहार का नेतृत्व का क्या हाल है? हम लोग उनके साथ रहे, काम किए। जब वो फॉर्म में थे 2005 से 2010, नीतीश बाबू का काम आप देख लीजिए। अपराधियों की हिम्मत होती थी कि कोई राइफल लेकर के चले, और अभी तो जहां देखे वही ठोक देता है। किसी की हिम्मत थी क्या? तो हमारा जो नेतृत्व था बिहार में, वो बिल्कुल थक चुका है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई अभी और रहिए, हम लोग क्या दिक्कत है, रहिए, लेकिन काम करने लायक रहिएगा तब न रहिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग सब नीतीश बाबू को सम्मान करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक का उम्र होता है, शारीरिक मानसिक स्थिति होती है, तो एक साथ नहीं रहेगा। ये सब जानते हैं। और आखिर ये बताइए, बहुत लोग हमसे बोलता है कि कहा कि आप पार्टी बनानी है की चर्चा कर रहे हैं। टीवी साथियों को जाना से मजबूती से बोलना है, चौक चौराहे पर बोलिए। हम लोग कहां थे जी? ज्यादातर साथी हमारे तो जनता दलियों में थे या उसके समर्थक थे। आज क्या है उस पार्टी का? हमको कुछ लेना देना नहीं उनसे। उनके पार्टी को लोग बोलता है हाईजैक कर लिया। वो हाईजैक नहीं किया है, अवैध कब्जा कर लिया। अवैध कब्जा। भाई उसका वैध कौन लोग है? हम लोग सारे लोग। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जनता दल को वैध कब्जा किसका होना चाहिए? इनका होना चाहिए, क्योंकि आपने संघर्ष किया, आपने साथ दिया। अब कब्जा कौन किया है? कोई 2010 में आया है, कोई 2014 में आया है, और कोई 2017 में आया। और नीतीश बाबू का तो जो हाल है सब जानते ही। तो हमने पार्टी क्यों बनाए? हमने ये बनाया कि भाई वैसे भी उनका दल तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं, किसी ढलान ही पर नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो लोग जाएगा कहां भाई? अभी तो सरकार है तो कुछ लोभ में, लालच में, पद में कि किसी को अध्यक्ष बनना है, उपाध्यक्ष बनना है, मेंबर बनना है, लोग लगा हुआ है। और जाना तो सबको है जी, जो वर्तमान है उसको भूत होना ही है, आज हो या कल हो। तो हमने पार्टी बनाए कि जो हमारे अभी भी साथी की भ्रमित है, उधर है, हाँ नहीं आए जाए, उनके लिए हम लोगों ने ये एक घर बना लिया है कि हम लोग के मन में कोई आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ जब यहां आइए तो सच्चे मन से आइए, आपका स्वागत। इस बात को जान लीजिए, भविष्य आपका है, आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। इसलिए नहीं टिकेगा कि इतने कम समय में हम लोगों ने अपना संगठन आपके बदौलत मजबूती से खड़ा कर दिया। प्रखंड स्तर पर हो गया, हमारे साथी काम कर रहे हैं, पंचायत पर करिएगा, बूथ पर करिएगा,
2025 में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ना है कि अपनी सरकार बिहार में बने। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपनी ताकत है और हर एक विधानसभा में ताकत है। तो जितने हमारे साथी आए हुए हैं, आज पूरा का पूरा जितने बैठे हुए हैं, 140 विधानसभा है इस पूरे क्षेत्र में। 140, क्योंकि गंगा का इधर हमने बेगूसराय और खगड़िया को अपने उसमें ले लिया था मुंगेर कमिश्नरी के चलते, तो 140 इधर है। आपकी ताकत सभी विधानसभाओं में है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं तो 243 विधानसभा में चुनाव लड़ा चुका हूं ना, तो मैं एक एक विधानसभा को समझता हूं, एक एक विधानसभा के गणित के गुना भाग जोड़ घटाव दशमलव सब समझते हैं। तो ये है हमारी नीति और रणनीति। नीति ये है कि बिहार में हमको 2025 में मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बिहार में बना। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो आना चाहेंगे हम सबको खुली बात से स्वागत करेंगे। हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं, किनको ना पसंद करते हैं, इनको पसंद करते हैं, हम सबको पसंद करते हैं क्योंकि सब बिहार में और सब बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए अब तक सबके प्रति हमने आभार प्रकट किया। किसी को कम समय मिला, किसी को ज्यादा समय मिला, लेकिन जब भी अवसर मिला सबने काम किया। तो इसलिए साथियों, पूरी की पूरी उम्मीद से संगठन को जमीन पर मजबूत बनाना है। जो आप बना लिए हैं, बनाए कि नहीं बनाए? एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि अब चुनाव हम लोग शुरू कर दिए, अभियान हमारा है। क्योंकि कार्यकर्ता जितने आप बैठे हुए हैं, जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब में विधानसभा और लोकसभा लड़ने की क्षमता है। टिकट तो किसी एक को मिलता है, एक क्षमता सब में है। आप सब नेता हैं, तो अपने अपने विधानसभा में यहां से जाने के बाद ही सम्मेलन करना शुरू करो। कौन सा सम्मेलन, जरा सुनिए। ये हमारा होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। किनको बुलाइएगा? उस विधानसभा में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जितने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जितने हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, और जब मैं ये बोल रहा हूं तो प्रकोष्ठ उसमें सम्मिलित है, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जितने प्रखंड हैं उनके पदाधिकारी हैं, जिनके आपके नगर क्षेत्र हैं उनके पदाधिकारी हैं, जितने पंचायत हैं उनके अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी, जितने आपके वहां पर वार्ड हैं उनके मेंबर, और जितना बूथ है कम से कम उसका एक बूथ अध्यक्ष और एक बूथ सचिव। सबसे पहले हर एक विधानसभा में इसका सम्मेलन करें। और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कोशिश करिए, जैसे आज तारीख है 3, समझे ना, और ये सम्मेलन आप लोग ये करिए कि आप लोग कम से कम समय में, इसमें बहुत तैयारी की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ना। आपके जिन जिन की मैंने चर्चा की, सारे के सारे नेता हैं, आपके 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, यही होंगे। उनकी बैठक विधानसभा क्षेत्र में कोशिश करिए कि 5 फरवरी तक कर। मैं जानबूझ के बोल, तो देखिए, अगर आप तैयारी में सोचते रहिएगा कि नहीं हमको ये हम आपके सामने आते देखते हैं। कोई परीक्षा देने जाते हैं, हम लोग टॉप भी करते थे ना, तो लगता था 2 दिन और मिला होता तो बड़ा अच्छा रहता ही नहीं रहता। यह परीक्षा में दिए, परीक्षा में टॉप किए, तब आपको लगता है। वैसे आप सोचिए, अगर सर बड़ा कम टाइम दे रहे हैं रामचंद्र बाबू, नहीं, ये बहुत टाइम है। हर एक विधानसभा में अपना अपना संगठन है,
सम्मेलन करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ताकत वहां कितनी मजबूत है। और जब ये विधानसभा का सम्मेलन हो जाए, कार्यकर्ता सम्मेलन मैंने बताया, और तब जाकर करके कोशिश करिए कि 15 अप्रैल तक अपने अपने विधानसभा में एक बड़ा सा विधानसभा सम्मेलन कर लीजिए, जिसमें आपके कार्यकर्ता भी रहे और आपके समर्थक भी। तो जब ये कर लीजिएगा 15 अप्रैल तक, तब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, जो बताइए, इसे सहमत है आप लोग? अरे आप लोग कुछ बोलते ही नहीं जी, हम ही बोले जा रहे हैं। ये करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ कुछ साथी ऐसे होंगे जिनकी दिली इच्छा होगी कि हम पार्टी को पूरा समय दें, पार्टी जो जिम्मेवारी दे। बहुत साथी होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं नहीं लड़ना चाहते, लेकिन संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें पार्टी को आगे अगर मौका मिलेगा तो उनका ठीक से समायोजन। तो ऐसे साथियों को मैं स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो ऐसे साथी हैं अपना नाम अगर हमको दे दीजिएगा और कहां काम करना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इससे आपको हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता साथी ये महसूस नहीं करे कि मैं तो उपाध्यक्ष हूं, मैं महासचिव हूं, मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे पास काम ही नहीं। सबके पास काम रहना चाहिए। और काम कहां के लिए रहना चाहिए कि कैसे हमको विधानसभा में सीट को जीतना है। हमें मीटिंग यहां इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी मीटिंग हो गई, हम मीटिंग ये कर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा के चुनाव की अभियान की तैयारी शुरू है। तो जो भी कहीं भी मीटिंग आपको करना है, तो अर्जुन की जैसे आंख कहां थी, बिल्कुल उसकी पुतली पर। तो आप जो भी क्षेत्र में काम करें, आपके दिमाग में क्या रहेगा, 2025 का विधानसभा सीट कैसे जीतना है, कैसे वोट को जोड़ना है, कैसे जो लोग हमसे लगे उनको अपने साथ। ये समझ गए ना आप लोग? ये जब आप समझ कर लिए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले करना क्या है आप लोग? आप सब लोग अपने अपने विधानसभा का जिसका मैंने जिक्र किया उसका लिस्ट बना लीजिए, कार्यकर्ता सम्मेलन रख लीजिए और उसमें जहां जहां बुलाइएगा, हमें समय रहेगा हम भी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाएंगे, हमारे और भी नेता को बुलाइएगा वो भी जाएंगे। लेकिन ये काम शुरू कर देना है क्योंकि ठंडा का समय काम में आपका हो जाए। और इसकी चिंता मत करिएगा कि सर इतना कम समय में कैसे होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। आप सीख भी लेंगे कि कहां हम कमजोर है और कहां मजबूत। इस बीच में साथियों 3-4 कार्यक्रम बाकी करेंगे हम लोगों ने तय। आप जान रहे हैं एक तो 14-15 जनवरी जो होता है मकर संक्रांति का होता है, तो हम लोगों ने अपना तय किया है कि हम लोग भाई उसमें एक जगह इकट्ठा होकर करके जो चूड़ा दही या खिचड़ी जो खाना खाया जाएगा होना चाहिए ना। तो भाई इसके लिए हमारे जो ये नारी शक्ति की जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है जयंती पटेल जी, इन्होंने हम लोगों को न्योता दिया तो स्वीकार कर लेना। तो खगड़िया जाना पड़ेगा, बढ़िया से खिलाई। तो एक तो हो गया ये। उसके बाद आइए हम लोग सब लोग बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो योगदान है सब इससे और उनकी जन्म तिथि जो है वो है 24 जनवरी और पुण्य तिथि है 17 फरवरी। तो जो 24 जनवरी को हम लोग उनकी जो जयंती मनाएंगे वो हम लोगों ने तय कहां किया है, हम लोगों ने तय किया भागलपुर। जो सुल्तानगंज है वहां हम लोगों ने तय किया है कि वहां हम लोगों की जयंती मनाएंगे और उनकी पुण्य तिथि हम लोग समस्तीपुर में मनाएंगे क्योंकि समस्तीपुर में कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जगदीश बाबू का भी एक योगदान रहा, उनका भी एक इतिहास रहा बिहार में। तो उनका भी हम लोग 2 फरवरी को हमारे भगीरथ कुशवाहा जी हैं, उनके भी हम लोग जयंती मनाएंगे
और हम लोग उसके बारे में भी स्थान की चर्चा आपको कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का अपना भी पॉलिटिकल कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, और आप लोगों के भी दिमाग में अगर कुछ इस प्रकार की बात आएगी तो हिचकिएगा मत। और 8 मार्च को, 8 मार्च का कि क्या पहचान है? 8 मार्च की पहचान है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और महिला नेत्री सब बैठी हुई है। तो इन लोगों ने 8 मार्च को महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। जब ताली तो बजा दी जाए इन लोगों के लिए, और महिलाओं का कार्यक्रम सफल हो, इसलिए जितने हम लोग पुरुष लोग हैं उनका भी उतना ही दायित्व बनता है कि सब लोग पूरी ताकत से उनको मदद करें। करिएगा ना? तो ये कार्यक्रम पार्टी की ओर से रहेगा, और बाकी तो मैंने बता दिया कि जो आपका कार्यक्रम चलता रहता है, जिला स्तर पर बैठक करते रहिए, प्रखंड स्तर पर बैठक करते रहिए, लेकिन विधानसभा का सम्मेलन विधिवत करिए। और आज जो करिए उसको प्रचारित भी करिए, और प्रचारित करने का तरीका क्या है? सोशल मीडिया। आप उसमें डालिए जरूर कि हमारे यहाँ फलाने तारीख को आज हमारा ये कार्यक्रम होना है, तो प्रचारित होगा, आप लोग उससे जुड़ेंगे और एक माहौल भी बनेगा। तो साथियों, हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रतिकूल मौसम में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अच्छा की हमारे पंचम जी बताते। पार्टी का नाम क्या है? आशा। तो आशा से तो सबको आशा है ना, है कि नहीं? तो समाज में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? बताइए, बताइए, आबादी किसकी है? अरे बोलिए ना जी। सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, महिला पुरुष सभी किसान है कि नहीं है? तो बिहार में 76 से 80% तक किसान है। भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना चलाए हैं, कंजूसी किए हुए बढ़ा नहीं रहे अभी तक। 6,000 किए हुए हैं। पार्टी की तरफ से हम लोग प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे तो भाई 6,000 को 12,000 करिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? हमारी पार्टी लिखेगी प्रधानमंत्री को कि भाई 2019 में आपने 6,000 रखा, 6 साल हो गया, बढ़ना चाहिए ना भाई, कम से कम 12,000 होना चाहिए। और नीतीश बाबू को हमने सलाह दिया था, हमारी सलाह, कई सलाह तो मानते थे लेकिन बहुत सलाह नहीं मानते थे। हमने सलाह दिया था कि केंद्र सरकार जितना पैसा देती है किसान सम्मान निधि योजना में, उतना पैसा राज्य सरकार भी दे। नीतीश बाबू 1 रुपया नहीं देते। वो क्या कहते हैं कि हम पैसा कब देंगे? जब आपकी फसल नाश हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ओला पड़ जाए, तब उनका सीओ साहब लिस्ट बनाएगा। धान डुबा चिंतानंद मंडल जी को, अब मिल गया रमेश पटेल। अपनी सरकार होगी तो जितना केंद्र सरकार देगी उतने धनराशि राज्य सरकार भी किसान को। केंद्र सरकार 12,000 देगी तो 12,000 हम भी। तभी ना, आप बताइए क्यों? भाई आप कहते हैं भाई सुरक्षा में कितना भी खर्च हो सरकार देने को तैयार है, हमारा जवान मैदान में है। आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष की आबादी आज 142 करोड़। भारतवर्ष में क्या लोगों का संकल्प रहता है कि भारतवर्ष का कोई नागरिक भूखा नहीं सोए। तो आज खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी किसने दिया? हमारे किसानों ने दिया। किसानों को सम्मान मिलना चाहिए ना। तो इसलिए देखिए, जितना केंद्र सरकार देगी आशा पार्टी उतना राज्य सरकार देगी। तो देखिए हम लोग का क्या नारा है, जरा आप लोग बार बार बोलते रहिएगा, जब आशा होगी सरकार
सरकार में क्या, जब आशा होगी सरकार में तब खुशहाली होगी बिहार में। जब 12,000 केंद्र सरकार तो 12,000 राज्य सरकार, किसान के घर में 24,000 आएगा ना। अब महिलाओं की, भाई बिहार में एक दल ने लिखा है कि हम 2500 रुपया दें, झारखंड में भी दे रहे हैं। जब हमने इसका समर्थन किया तो बहुत लोग ऊपर नीचे करने लगे। देखिए समझिए इस बात, महिलाओं की आबादी आधी है। पूरे के पूरे बिहार में बजट है 2,62,000 करोड़, तो बिहार में महिलाओं का कितना हिस्सा होना चाहिए? 1,32,500 करोड़ का होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? किसी को आपत्ति है क्या? तो महिलाओं को फिर सीधे सीधे उनके खाते में क्यों नहीं पैसा दिया जाना चाहिए? तो अपनी सरकार जब बिहार में बनेगी तो महिलाओं के खाते में हम लोग सीधे पैसा भेजेंगे, और कितना पैसा भेजेंगे वो अभी हम नहीं बोलेंगे, दूसरा लोग नकल करेंगे। लेकिन जहां भी, जिस प्रदेश में भी महिलाओं को जितनी धनराशि दी जा रही होगी उससे 100 रुपया हम लोग ज्यादा ही बिहार में। ये बहुत जरूरी है, बिना इसके कैसे उपलब्ध चलेंगे? किसान हो गए, हमारी महिलाएं हो गई, हमारे जितने युवा है। भाई आज आप देख लीजिए क्या है बिहार में, जितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं बिहार में, तैयारी करने के लिए कहां जाते हैं? कोचिंग में जा रहा है कोटा, कोई जा रहा है पटना, कोई जा रहा है दिल्ली, सब करता है ना। बिहार के हमारे बच्चे हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके कोचिंग की व्यवस्था कराई जाए और उनके कोचिंग पर जो खर्चा हो बिहार सरकार। ये बच्चे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब वो सेवा करेंगे। तो देखिए जितने हमारे, इस पर भी हम लोग नीति बनाएंगे कि जो भी हमारे छात्र पढ़ते हैं सबके लिए हम लोग एक नीति बनेंगे। आज आप देखिए क्या होता है, सरकारी स्कूल में नाम लिखा लिया बच्चा लोग, क्या करता है वहां? कम पढ़ने जाता है, उसको ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, उसको कोचिंग करना पड़ता है। सरकार का भी पैसा खर्च होता है और गार्जियन का भी पैसा खर्च होता है। जब अपनी पार्टी की सरकार होगी तो हम लोग एक नीति बनाएंगे कि बच्चों को जो ट्यूशन में खर्च होता है, जो कोचिंग में खर्च होता है, उसका खर्चा भी सरकार उठाए। और जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं, जब पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद उसमें कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरह से जितना भी आज गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, सबकी तबीयत खराब होती है। अभी जाड़ा कितना लोग बीमार पड़ गए। पहले क्या होता था, 100-200 रुपया में लोग का बुखार चला जाता है, और आज क्या है, आज कई हजार रुपया खर्च होता है। तो जैसे हम किसान सम्मानित योजना में पैसा देंगे, महिलाओं के लिए पैसा देंगे, छात्रों को पैसा देंगे पढ़ने के लिए, उसी प्रकार से हर एक परिवार को एक मुश्त धनराशि उनके खाते में डाल दिया जाएगा कि छोटी मोटी बीमारियों का खर्चा हो जाएगा। ऐसे ये तय किया गया कितना देना। इससे होगा क्या कि जो हमारे लोग हैं उनको लगेगा कि सुख दुख में आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी। तो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारी और बातें हैं, हम लोग और भी जब चर्चा करेंगे तो करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कि जितना भी समाज है सब समाज को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि सब कौन है? सब यही धरती माता की संतान है, यही भारत माता की संतान है। जितने हम लोग सब लोग कौन है जी? दो चीज तो कॉमन है, धरती माता से अपने जीव को पालन करते हैं, भारत माता यहाँ पर रहते हैं
और सबके माता पिता ने जन्म दिया है। तो हम सब लोगों को जो भी काम करना है उसमें इस बात को ध्यान रखना है कि समाज में सामाजिक सद्भाव बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, भेदभाव नहीं होना चाहिए और परस्पर मिलकर के हम लोग को आगे बढ़े। देखिए, भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। क्या लोग बोलेगा बाहर में, अरे बिहार में तो खास जाति है जी, और प्रदेश में क्या है, बिहार से ज्यादा जातियां हैं, यहां से ज्यादा जातिवाद लोग हैं, लेकिन बिहार को बिना मतलब का लोग बदनाम करते। तो अनेकता में एकता है, जितने भी जाति के लोग हैं सबको सम्मान करना है, सबको साथ लेकर के आगे हम लोग को चलना है, चाहे जिस भी जाति धर्म के मानने का, तब जाकर के अपनी ताकत हम लोगों की बढ़ती। देख लेते हैं पंचम का कोई और पॉइंट। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण, हमारे बहुत सारे पेंशनर, सरकारी पेंशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से करूंगा, हमारे दिव्यांग पेंशनर, विधवा पेंशनर हैं, हमारे जो वृद्ध पेंशन है, महिला पुरुष दोनों, बिहार में सबसे कम पेंशन दिया जाता है, सिर्फ 400 रुपये प्रति माह। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, कहीं 1000 है, कहीं 1500, कहीं 2000। तो ये जरूर जितने भी हमारे समाज के साथी हैं उनके साथ हम लोगों को मजबूती से खड़ा रहना है, और हमारे आस पास के जितने भी प्रदेश हैं जहां उनको जितनी धनराशि दी जाए होगी उससे ज्यादा आशा जब सरकार में आएगी तो उनको, उससे भी तो आप सहमत है ना। तो भाई हम सब लोगों को किस प्रकार का समाज बनाना है। बहुत लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आशा पार्टी वाला कौन विचारधारा का है, कहेगा नहीं कि आपकी विचारधारा क्या है, जरा बताइए। कह दीजिएगा कि भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए, 75 साल से ज्यादा हो गए, और हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बनाया। तो आज हमारा सिद्धांत क्या है, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ हमारा वही सिद्धांत। भारत का संविधान क्या कहता है कि इंडिया कैसा होगा, एक सॉवरेन राष्ट्र होगा, मतलब देश की एकता अखंडता से हम लोग कभी भी समझौता नहीं कर सकते। सॉवरेन हुआ, डेमोक्रेटिक, कैसा कि हमारा कोई भी चीज होगा वो राजतंत्र नहीं बल्कि बिल्कुल लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता मालिक होती है, ताकत किसमें होती है, जनता में होती है। हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं तो जनता का ताकत बढ़े, जनता को सशक्त करना है, ये हमारा होगा। तीसरा क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों, पहले क्या होता था, राजतंत्र, मिलिट्री शासन। अपना भारतवर्ष क्या कहता संविधान कि भारतवर्ष एक रिपब्लिक है, गणराज्य है, और हम लोग तो बिहार वाले हैं, गणराज्य की है जन्मभूमि। तो हम लोग का किस प्रकार की सोच है कि यह राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र। उसके बाद संविधान में आ गया सोशलिज्म, समाजवाद, हम लोग सब उसके समर्थक हैं। उसके बाद आ गया सेकुलरिज्म कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जितने भी भारतवर्ष में 142 करोड़ है सब भारत के नागरिक हैं, सबको एक ही समान है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये जो 5 हमारे संविधान में दिया हुआ है, इस 5 के हम लोग समर्थक हैं। तो आपसे पूछेगा कि आपकी विचारधारा क्या है, तो कहिए कि भारत के संविधान में है, हम लोग संविधानवादी हैं, ये हमारी विचारधारा है। और कार्यक्रम के बारे में बोल दीजिए
रणनीति के बारे में बोल ही दिए। कोई बोलेगा कि किसी से समझौता करिएगा तो कहिएगा हाँ, जिनको हमसे हाथ मिलाना है हमारे पास आए, हमारी ताकत है और हम लोग मिलकर करके आगे बढ़े। तो हम लोग कोई हवा में नहीं है, हम लोग जमीन पर है, जमीन पर रह करके अपनी ताकत बढ़ाए हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है। बिहार में अपनी सरकार को बना करके बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। बहुत बहुत हाँ, अरे छूट गया, नाम है नेता राय। और प्रणाम कर लीजिए नेताजी सबको। नेता राय जी देखिए, जो हम 14-15 बोल रहे थे ना, तो हम लोग अगर जाइएगा दक्षिण बिहार में तो दही कम होता है, चूड़ा ज्यादा होता है। तो हमारे यहाँ आइएगा तो हम चूड़ा दही खिलाएंगे, चूड़ा ज्यादा दही कम। और उत्तर बिहार में दही ज्यादा है और चूड़ा ज्यादा है। ये जब खिलाएंगे तो दही चूड़ा। तो भाई नेता राय जी की थाली बजा दीजिए। सब लोगों को दही चूड़ा, इनका घर पड़ता है हाजीपुर में, सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सब लोग आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।